नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की जिसने, सच कहूं तो, इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, भारत की पहली असली सुपर पावर। कभी सोचा है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल साम्राज्य कौन सा था? इसका जवाब है मौर्य साम्राज्य। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना महान बना दिया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले असली विशाल साम्राज्य की कहानी से। ये एक ऐसी एकता की कहानी है, एक ऐसे पैमाने की जो उस वक्त तक भारत में कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सरहदें उत्तर में हिमालय की चोटियों को छू रही हैं, पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हैं, पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक। मतलब उस दौर का ये अब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। जबरदस्त। और देखिए, हर बड़े साम्राज्य के पीछे कुछ कमाल के लोग होते ही हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव भी एक ऐसी ही, कह सकते हैं, एक असाधारण जोड़ी ने रखी थी। एक तरफ थे चाणक्य, वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त, वो दूरदर्शी संस्थापक। तो चंद्रगुप्त ने अपनी हिम्मत और तलवार के दम पर उस समय के शक्तिशाली नंद वंश को हराया और बिखरे हुए राज्यों को एक धागे में पिरोया। लेकिन उनकी असली ताकत, उनका असली दिमाग, उनके गुरु चाणक्य थे। उन्हीं की कूटनीति ने इस पूरे विशाल साम्राज्य का, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और चाणक्य की इस पूरी रणनीति का जो सार था वो था अर्थशास्त्र। देखिए, कोई मामूली किताब नहीं थी। ये तो मौर्य साम्राज्य का एक तरह से पूरा का पूरा गवर्नेंस प्लेबुक था, उसका संविधान था। इसमें राज कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है, यहां तक कि जंग कैसे लड़नी है, सब कुछ लिखा था। तो इस महान वंश की कमान, आप कह सकते हैं, 3 बहुत बड़े शासकों के हाथ में रही। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने इसकी नींव रखी। फिर उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को और दक्षिण तक फैलाया। और फिर गद्दी पर आए अशोक, वो सम्राट जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो अब आते हैं अशोक पर, एक ऐसा सम्राट जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जो जंग के मैदान से शुरू होकर बुद्ध की शांति तक पहुंचता है। वाकई ये एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है। और इस जबरदस्त बदलाव की जो चिंगारी थी वो भड़की 261 ईसा पूर्व में। ये वो साल था जब कलिंग का वो भयंकर युद्ध लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ अशोक को बल्कि इतिहास की दिशा को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग में जीत तो मिली, पर जश्न की जगह हर तरफ मातम पसरा हुआ था। खून खराबा, लाशों के ढेर। इस भयानक मंजर ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ इतिहास का वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सवाल है, ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, इसके 3 बड़े स्टेप्स थे। पहला, कलिंग का वो भयानक युद्ध जिसने उन्हें जीत की कीमत समझाई। दूसरा, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। और तीसरा, और सबसे जरूरी, उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। मतलब अब से शासन तलवार से नहीं, बल्कि करुणा, शांति और नैतिकता से चलेगा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आखिर इतना बड़ा, इतना फैला हुआ साम्राज्य चलता कैसे था? इसका मैनेजमेंट कैसे होता था? चलिए जरा मौर्य प्रशासन के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौर्य प्रशासन काफी हद तक एक मॉडर्न सरकार जैसा ही था। टॉप पे राजा और उनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरे साम्राज्य को मैनेज करने के लिए उसे अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। टैक्स कलेक्शन का एक पक्का सिस्टम था, एक मजबूत सेना, एक न्याय व्यवस्था, और हां, उनका जासूसी नेटवर्क तो गजब का था। देखिए, कोई भी साम्राज्य बिना पैसे के नहीं चल सकता, और मौर्य साम्राज्य की असली ताकत थी उसकी अर्थव्यवस्था। इसकी रीढ़ की हड्डी तो खेती बाड़ी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ व्यापार और उद्योग भी जबरदस्त तरीके से फल फूल रहे थे। मतलब ये एक बहुत ही व्यवस्थित और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद ढलान भी आती है। तो अब सवाल यह है कि मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, और इससे भी जरूरी सवाल कि ये अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया। चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण, सच कहूं तो, अशोक के बाद अच्छे और काबिल शासकों की कमी थी।
जो विरासत चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों ने बनाई थी, उनके बाद आने वाले लोग उसे संभाल ही नहीं पाए। और फिर आखिर में लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास आखिरी मौर्य शासक को गद्दी से हटा दिया गया, और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का सूरज डूब गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसका असर, उसका प्रभाव आज भी जिंदा है। मौर्य साम्राज्य के विचारों ने सिर्फ उस समय नहीं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को एक नई शक्ल दी। तो सवाल है, मौर्य साम्राज्य की विरासत क्या है? हमें उससे क्या मिला? पहली चीज, भारत को एक करने का पहला सफल मॉडल। दूसरी, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और कानून का ढांचा। तीसरी, बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल। और शायद सबसे बड़ी चीज, शासन कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श, एक आइडियल। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। किसी भी साम्राज्य की महानता किस चीज से मापी जानी चाहिए? उसकी ताकत से, उसकी फौजी जीत से, या फिर उस विरासत से, उन विचारों से जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है? मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है।